mainly during the Cold War when the two superpowers were in conflict with each other. So let's see what are the different forms of deterrence threat. So deterrent threats can be military. For example, use of nuclear weapons, air strikes, bombarding coastal area, hitting strategic sites, no-fly zone, etc. तो डिटेरेंस में डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं. ये फौजी भी हो सकते हैं जिसमें मिलिट्री थ्रेट्स आते हैं. फॉर एग्जांपल, एक स्टेट दूसरे को ये धमकी दे कि इट विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स, देयरफॉर द अदर स्टेट विल नॉट रिजॉर्ट टू एनी एक्शन. इसी तरह द स्टेट कैन आल्सो गिव अ थ्रेट ऑफ एयर स्ट्राइक कि अगर दूसरे स्टेट ने कोई काम किया, so the first state can use air strikes. It can attack aerially on that particular state, or it can bombard its coastal area. जो उसके सारे इलाके हैं उसके ऊपर बमबारी हो सकती है. या it can hit the strategic sites. ऐसे sites जो कि दूसरे स्टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिस तरह उनके मिलिट्री बेसिस हैं या कोई और एनर्जी प्लांट्स हैं. So that sites can be hit by the other state. Or no-fly zone, which means there will be no plane or no flight of the other state in a particular area. So these are some of the military threats that can act as a deterrence. Then comes the diplomatic deterrence. Diplomatic deterrence में ऐसे deterrence है जो कि सफारती सतह पे यूज होते हैं. जब एक स्टेट दूसरे के खिलाफ सफारती सतह पे कुछ सरगर्मियां करता है उसको बाज रखने के लिए. For example, the recall of ambassadors, breaking diplomatic relations, expelling diplomats, etc. तो ये जो धमकियां हैं ये भी काफ़ी हैं दूसरे स्टेट को बाज रखने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, वो अपना सफ़ीर उस मुल्क से वापस बुला सकता है जिसको रिकॉल ऑफ एम्बेसडर कहते हैं. या दूसरे मुल्क के साथ अपने सफारती सरगर्मियां ख़त्म करना, उसको अलग तलग कर देना, ये भी एक डिटेरेंस का काम कर सकती है. या एक्सपेलिंग डिप्लोमेट्स ऑफ द अदर कंट्री, या जो दूसरा कंट्री है उसके डिप्लोमेट को निकाल देना कि अगर आपने ये काम किया सो वी कैन एक्सपेल योर डिप्लोमेट्स. सो बेस्ड ऑन दीज काइंड ऑफ थ्रेट्स द अदर कंट्री कैन स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनी एक्शन विच द फर्स्ट स्टेट डज नॉट लाइक. द थर्ड इज इकोनॉमिक डिटेरेंस, माशी डिटेरेंस. ऐसे डिटेरेंस जिनका मकसद माशी सरगर्मियों से है. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेट दूसरे स्टेट को ये धमकी देता है, ये डिटेरेंस के तौर पे इस्तेमाल करता है कि अगर उसने कोई एक्शन किया तो द स्टेट विल डिनाई लोन्स, इट विल नॉट गिव इट लोन्स. जिस तरह अमेरिका करता है, यूएस करता है आजकल के ज़माने में, वेयर इट थ्रेटन एनी स्टेट दैट इफ इट परफॉर्म्स एनी पर्टिकुलर एक्ट or action, so it will not be given the loans by the World Bank or by the IMF. So the loans are denied. Similarly, it can freeze the bank accounts. जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर सकता है, उनको मुंजमद कर सकता है, उनको रोक सकता है. The state can also put some trade embargo, which means it can put some trade restrictions. वो वहाँ पे अपनी जो तिजारती सरगर्मियाँ हैं उसको रोक सकता है. दूसरे स्टेट को ये बावर करा सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा एक्शन किया सो इट विल कट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक रिलेशंस विद दैट स्टेट. इट विल पुट एम्बार्गो, इट विल पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड, एंड सिमिलरली इट कैन आल्सो ब्लॉकेट द स्टेट. ब्लॉकेट का मतलब है कि किसी स्टेट के ऊपर ऐसी पाबंदियां लगा देना जिसकी वजह से बाकी जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे ना आ सकें, उसकी एक नाकाबंदी कर देना ताकि वहाँ पे कोई फ्रीली मूवमेंट ना हो सके. सो बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस, अगेन द अदर स्टेट विल नॉट डू एनी पर्टिकुलर एक्टिविटीज एंड दिस विल बी एक्टिंग एज डिटेरेंस. उसके बाद जो फोर्थ फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड कल्चरल डिटेरेंस. व्हाट इज कमिंग इन कल्चरल डिटेरेंस? दिस इज रिलेटेड टू स्कॉलरली एक्टिविटीज और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज. For example, boycotting an event such as Olympic Games. जिस तरह ओलंपिक गेम्स हैं, जिस तरह टूर्नामेंट है, जिस तरह गेम्स है, तो अगर कोई कंट्री उससे इनकार करती है, उसमें शिरकत नहीं करती, जिसकी वजह से जो पहला स्टेट है वो फिर वो एक्शन नहीं करता.
For example, the Soviet Union boycott the Olympic Games in US only to embarrass US that it becomes friendly with Soviet Union. तो ऐसा भी हो सकता है कि a country go for cultural kind of deterrence in order to convince other state to be acting in the manners that the first state wants to be. After the deterrence forms, let's also analyze the situation of India and Pakistan. इंडिया और पाकिस्तान की सिचुएशन आप लोगों को बखूबी मालूम है कि दोनों के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात अमूमन कशीदा रहे हैं एंड देयर रिलेशंस आर बिकॉज ऑफ द कश्मीर इशू एंड बिकॉज ऑफ इट बोथ द कंट्रीज वर इन एन आर्म्स रेस बोथ द कंट्रीज वर एक्वायरिंग आर्म्स एंड वेपन्स सिंस इंडिपेंडेंस एंड बिकॉज ऑफ इट बोथ हैव वेरी हाई डिफेंस बजट्स. उसके बाद क्या हुआ? The India, because it has a larger army than Pakistan, it also possess superiority in conventional weapons. क्योंकि इंडिया के पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, उनकी कंट्री भी बड़ी है, उनके पास फौज की तादाद भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनके पास जो वेपन्स हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो फाइटर प्लेन्स हैं, जो बॉम्बर्स हैं, तो वो भी पाकिस्तान से निस्बतन ज़्यादा हैं. जिसका मतलब ये हुआ कि इफ़ इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, so Pakistan has to struggle very hard in order to compete with the traditional superiority of the Indian army. So what happened? In 1998, Pakistan got its nuclear test. It tested its nuclear explosion. It tested its nuclear bomb. Before it, India detonated or tested its nuclear bomb. And after it, Pakistan went for the same kind of test. अब जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है और न्यूक्लियर हथियार और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, तो अब ये जो न्यूक्लियर हथियार हैं, ये जो हमारे एटम बम हैं, ये अब डेटरेंट है. ये पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए बहुत ज़रूरी है. क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास ये ना होता तो कन्वेंशनल वेपन्स में, ट्रेडिशनल वेपन्स में इंडिया की जो तादाद है और जो सुपीरियरिटी है वो पाकिस्तान से ऊपर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान का एज लोअर बन जाता है. लेकिन अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो डेटरेंट है, वो इंडिया को बाज रखते हैं. अब क्या हो रहा है? नाउ न्यूक्लियर वेपन ऑफ पाकिस्तान इज द डिटरेंस अगेंस्ट इंडियाज एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन. जो इंडिया का एक एक्सपेंशन अपने आप को बड़ा करने की और अपने आप को एक बड़ा लीडर कहलाने किया, जो उनकी एक ख्वाब है, एक ख्वाहिश है, अब उसके आगे जो रुकावट है वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर हथियार हैं. इंडिया ऑफर्ड पाकिस्तान टू साइन फॉर नॉट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ अ वॉर. इंडिया मुसलसल पाकिस्तान से ये एग्रीमेंट करना चाहता है, पाकिस्तान को ये कमिट करना चाहता है कि अगर दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो both of them will not use nuclear weapons. They will only fight with their traditional weapons. And Pakistan is rejecting this demand. Pakistan is rejecting this agreement. Pakistan says no, we cannot fight with only conventional weapons. We can also use nuclear weapons, because in conventional weapons ultimately India would be more superior, so it may win the war. तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान अपनी बका के लिए न्यूक्लियाई हथियार का इस्तेमाल करेगा. सो दिस न्यूक्लियर वेपन्स आर सेफ्टी फॉर पाकिस्तान सिक्योरिटी. तो पाकिस्तान जब इसकी धमकी देता है, ये थ्रेट देता है, तो ये थ्रेट इंडिया को बाज रखता है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने से. क्योंकि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा, पाकिस्तान इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन आएगी, क्योंकि दोनों के पास हथियार है और जिसकी वजह से दोनों ममालिक के लिए ख़तरा है. तो इस न्यूक्लियर हथियार की वजह से दोनों ममालिक एक दूसरे से जंग नहीं कर रहे और इसी वजह से अमन कायम है. इस इमेज में आपको 1998 का जो वाक़या है वो नज़र आ रहा है. दिस वॉज व्हेन पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर बॉम्ब इन बलोचिस्तान एट अ प्लेस कॉल्ड चागी. तो चागी के मकाम पे ये बाकायदा टाइम भी नज़र आ रहा है और डेट भी है कि इट्स 28 मई इन विच पाकिस्तान टेस्टेड इट्स
nuclear explosion, nuclear bomb. Enforcing deterrence. How a country enforces its deterrence. What is the method? So deterrence aims to persuade the opponent not to initiate action. The demand is made, the consequences of acting are explained. If the opponent crosses the line drawn, then punitive action is taken. तो क्या होता है, डिटेरेंस दूसरे कंट्री को परसुएट करता है, उसको राजी करता है, उससे ये बात मनवाता है कि उसने कोई काम नहीं करना. अगर उसने वो काम कर लिया तो पहले से उसको बता दिया जाता है कि अगर उन्होंने ये काम किया तो इस काम की वजह से ये नताइज लागू हो सकते हैं. वो जो नताइज होंगे वो डिटेरेंस के तौर पे काम करते हैं, जिसमें अटैक हो सकता है, जिसमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव हो सकते हैं, उसमें इकोनॉमी भी हो सकते हैं, जैसा अभी हमने उनकी फॉर्म्स मजीद पढ़ लिए हैं. सो डिटेरेंस में इन्वॉल्व द यूज ऑफ थ्रेट टू हर्ट और प्रॉमिस टू रिवॉर्ड. सो डिटेरेंस में दो किस्म की बातें आ सकती हैं. डिटेरेंस में कोई कंट्री या तो थ्रेट कर सकती है या वो रिवॉर्ड भी कर सकती है. तो लिहाजा इसका मकसद सिर्फ धमकी देना नहीं है, बल्कि इसके अलावा इनाम देना भी है. तो डिटेरेंस में दोनों आ सकते हैं. इसमें धमकी भी काम कर सकती है और इसके अलावा कोई इनाम देना, कोई लालच देना, कोई खुशखबरी देना. सो दीज कैन आल्सो बी एक्टिंग एज अ डिटेरेंस, that because of reward, that because of some good news, the other state may also obey the demands of the first state. For example, what is a threat? A threat is a pledge to impose cost if the opponent acts contrary to one wishes. Threat एक ऐसे एक्शंस हैं जिसकी वजह से काफ़ी ख़तरनाक नताइज हासिल हो सकते हैं, काफ़ी ख़तरनाक नताइज का सामना हो सकता है. किसी को धमकी अगर आप दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो नताइज होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, नताइज बुरे होंगे, दूसरे कंट्री को कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा. तो अगर पहला स्टेट उस पर अमल ना करे, उसकी मर्जी के खिलाफ जाए, तो इन दैट केस it will face the consequence of threat. It will be punished. It will be given some kind of loss or it will take some cost. What is promise? A promise is a pledge to provide benefits to the opponent if he acts in accordance with one's wishes. So it's a pledge to provide benefits. तो promise में एक state दूसरे को कोई फायदा देने का वादा करता है. वो उसके साथ ये पैमान करता है, ये वादा करता है कि अगर वो उसके मर्जी के मुताबिक अमल करे तो उसको कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसको कुछ इनाम दिया जाएगा, उसको कुछ बेनिफिट हासिल होंगे. तो इन फ़ायदों की वजह से भी जो एक स्टेट है वो दूसरे की मर्जी के मुताबिक काम कर सकता है. तो डिटेरेंस में ये दो किस्म के हरबे इस्तेमाल होते हैं, या तो थ्रेट काम आएगी या इसके अलावा रिवॉर्ड भी काम हो सकता है. So the use of threat and reward both are ultimately very beneficial for enforcing deterrence. इसको दूसरे ज़ुबान में हम कहते हैं carrot and stick policy. Carrot and stick policy. This was the policy that is mostly carried by United States. So the US applied this policy in order to enforce its national interest in the country by these carrot and stick policy, which is basically the use of threat and reward policy. In these images, you can see how the threat and reward works. So you can see that the carrot and stick policy is that when you are giving some benefit, so that is the carrot. ये आप उसको फूड दे रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, तो ये रिवॉर्ड है, ये बेनिफिट है. अगर वो उसके मुताबिक काम ना करेगा तो उसके बाद उसको पनिशमेंट दी जाएगी, उसको स्टिक दिया जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी. और इस तरह आपको दूसरे इमेज में भी नजर आ रहा है कि इफ द ऑब्जेक्टिव्स आर मेट, इफ अ स्टेट ओबेस, देन दे आर गिवन सम फाइनेंशियल एड, दे आर गिवन मनी. इफ दे आर नॉट acting in accordance with one's wishes, then the stick is there, then the weapons are there, then there are some punishment actions which are taken against the state. So these are some of the concepts which are related to reward and threat policy.
और करंट एंड स्टिक पॉलिसी। यहाँ पे एक बात काफ़ी काबिल गौर है कि बोथ आर कॉस्टली, थ्रेट एंड रिवॉर्ड बोथ आर वेरी कॉस्टली। मतलब है कि अगर कोई स्टेट दूसरे को धमकी दे रहा है तो ये भी ख़तरनाक है, इसके भी उस स्टेट के लिए काफ़ी ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं, और जो रिवॉर्ड है वो भी उस स्टेट के लिए ख़तरनाक है। जिसका मतलब ये है कि थ्रेट एंड रिवॉर्ड बोथ आर कॉस्टली फॉर द स्टेट विच इज़ गिविंग इट। कोई भी स्टेट जो कि रिवॉर्ड या थ्रेट दे रहा है तो वो उस स्टेट के लिए जो दे रहा है उसके लिए कॉस्टली है, उसके लिए एक्सपेंसिव है, उसके लिए उसके ऊपर खर्चा आ रहा है, वो उसके लिए नुकसानदेह है। फॉर एग्जाम्पल, बोथ थ्रेट एंड रिवॉर्ड कैन चेंज द बिहेवियर, इट कैन मेक द स्टेट ओबे व्हाट द स्टेट वांट्स, बट थ्रेट्स एंड प्रॉमिस बोथ आर कॉस्टली टू वन मेकिंग दैम। जो उसको दे रहा है, जो स्टेट थ्रेट या रिवॉर्ड दे रहा है, तो सिर्फ उस स्टेट के लिए ये कॉस्टली है, उसके लिए ये खर्चे से कम नहीं है, उसके ऊपर उसका कॉस्ट आ रहा है, उसका खर्चा आ रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। वो कैसे? थ्रेट्स आर कॉस्टली इफ द प्लेयर फेल्स, विच मीन्स द ओपोनेंट डिसोबे। थ्रेट इसलिए ख़तरनाक है कि अगर थ्रेट ने काम नहीं किया, तो अगर काम नहीं किया इसका मतलब है कि जो दूसरा स्टेट है उसने बात नहीं मानी, तो जिसकी वजह से वो स्टेट अब क्या करेगा, जिसने थ्रेट दी है अब उसने अपने थ्रेट को पूरा भी करना है, तो दिस मीन्स इट विल गो फॉर सम एक्शंस, इट कैन बी मिलिट्री एक्शन, इट कैन बी डिप्लोमेटिक एक्शन, एंड एज अ रिजल्ट इट विल मेक इट अ कॉस्ट फॉर द स्टेट दैट हैज मेड इट। जिसने वो धमकी दी है अब उसके लिए खतरनाक है, उसका खर्चा आ रहा है, उसका लॉस हो रहा है। So this is how, when if it fails, which means the other state does not obey, and now it has to use the threat, and while using the threat it will be giving it some loss, and as a result it is costly for that state. लेकिन अगर दूसरे स्टेट ने बात मान ली है, if promises are also costly if the player wins or the opponent obeys. अगर उसने रिवॉर्ड दी है, अगर उसने इनाम का लालच दिया है, तो अगर दूसरे स्टेट ने उस बात को मान लिया तो अब उसको रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो अगर वो रिवॉर्ड दे रहा है तो अगेन उसका नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा थ्रेट एंड रिवॉर्ड बोथ आर कॉस्टली टू द स्टेट दैट इज मेकिंग दोस टू फॉर्म्स। एग्जाम्पल अगेन गिवन है, सपोज यूएस विशेस टू कंपेल नॉर्थ कोरिया टू अबंडन देयर न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस नॉर्थ कोरिया को कंपेल करना चाहता है, मजबूर करना चाहता है कि वो अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो न्यूक्लियर हथियार वो हासिल कर रहा है या जो बना रहा है, उस प्रोग्राम को ख़त्म कर दे और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल या उसका जो बनाना है उसको बंद कर दे। इसको अगर वो मानता है तो ये उसको रिवॉर्ड देगा, और अगर उसको इस बात को वो नहीं मानता तो जिसकी वजह से उसके पीछे यूएस थ्रेट है, फिर धमकी है। धमकी क्या है? थ्रेट इज कटिंग ऑफ इकोनॉमिक एड, लिमिटेड एयर स्ट्राइक्स ऑन द पावर प्लांट्स, कि वो उसकी जो इमदाद है वो रोक देगा और साथ में उसके ऊपर हमला कर सकता है। और प्रॉमिस ऑफ रिवॉर्ड क्या है? द रिवॉर्ड इज टू इन्वेस्ट इन द कंट्री, टू गिव इकोनॉमिक एड एंड बिल्ड अदर प्लांट्स। तो रिवॉर्ड ये है, लालच ये है कि अगर नॉर्थ कोरिया उसके ऊपर अमल कर दे, उसकी बात मान ले, तो फिर उसको इमदाद मिल सकती है, वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स बन सकते हैं, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अब अगर नॉर्थ कोरिया इस पे अमल करे और जिस तरह यूएस चाहता है, तो अब यूएस ने उसको अपनी इमदाद देनी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, तो लिहाजा इट इज़ कॉस्टली। और अगर नॉर्थ कोरिया ने अमल नहीं किया तो तब भी यूएस ने अटैक करना है, क्योंकि उसने बाकायदा धमकी दी है ऑफ द यूज़ ऑफ फोर्स, and therefore now the US has to go for an attack. So both of the threat and reward are costly for the state which is making it. So deterrence is conservative. It seeks to protect the status quo. Deterrence क्या करता है? ये बाज रखता है, ये चाहता है कि जो हालात हैं वो उस तरह कायम रहें,
एक स्टेट एक्शन पे ना आए, वो स्टेटस को जो सिचुएशन है वो बरकरार रहे।